नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। 5 में से 4 राज्यों में प्रचंड जीत के एक दिन बाद ही पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड के चुनाव परिणाम जारी होने के अगले ही दिन पीएम मोदी गुजरात पहुंच गए। वे 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। यहां साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पीएम मोदी आज मेगा रोड शो उन्होंने किया। रोड शो के दौरान भारी जन सैलाब देखने को मिला। कोरोना काल के बाद यह सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खुली जीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता का अभिवादन करते हुए और भारी संख्या में जनता मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक झलक के लिए। आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर हैं और मिशन गुजरात में जुट गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पंजाब में आज नवनिर्वाचित आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक हो सकती है। इस बैठक में सरकार बनाने के आगे कार्यक्रमों पर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। राज्य विधानसभा सीटों के कल देर शाम घोषित परिणामों में सभी 117 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 92 सीटें मिली हैं। इस तरह पार्टी को राज्य में बड़ी जीत मिली है। दिल्ली से बाहर पहली बार किसी राज्य में आपकी सरकार बनने जा रही है। 18 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है, 3 पर अकाली दल, 2 पर बीजेपी और 1 सीट बसपा के खाते में गई है। 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली है। संगरूर की सभी 5 सीटों पर पार्टी को जीत मिली है। धुरी से सीएम उम्मीदवार भगवंत मान ने भारी मतों के अंतर से जीत हासिल की। पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान को 82,592 और कांग्रेस के दलबीर सिंह गोल्डी को 24,386 वोट मिले हैं। मान ने 58,206 मतों के अंतर से चुनाव जीता है। आपको बता दें कि भगवंत मान संगरूर से ही लोकसभा सदस्य भी हैं। आपको गोवा में भी 2 सीटें मिली हैं, जबकि उत्तराखंड में पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिली। पंजाब में प्रचंड जीत के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। आप सबको नमस्कार। नगर निगम के दिल्ली नगर निगम के एमसीडी के अभी चुनाव होने वाले थे। 9 तारीख को जो दिल्ली चुनाव आयोग है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है दिल्ली का, उन्होंने सुबह सुबह एक प्रेस इनविटेशन भेजा कि आज शाम को 5 बजे चुनाव आयोग एमसीडी के चुनावों की तारीख का ऐलान करेगा, डेट्स ऐलान करेगा, किस तारीख को नॉमिनेशन होगा, किस तारीख को विड्रॉ किया जा सकता है, चुनाव किस तारीख को होंगे। शाम को 5 बजे चुनावों का ऐलान होना था, तारीखों का ऐलान होना था। 4 बजे, उसके 1 घंटा पहले, केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी कि हम दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक साथ एक नगर निगम बनाने जा रहे हैं, इसलिए आप ये चुनाव टाल दीजिए। 5 बजे चुनाव आयोग ने चुनावों केंद्र सरकार के कहे के मुताबिक चुनाव टालने का ऐलान कर दिया। शायद भारत के इतिहास में पिछले 75 साल में आज़ादी के बाद से पहली बार ऐसा हुआ होगा कि केंद्र सरकार ने सीधे किसी राज्य के चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख के चुनाव टालने के लिए कहा है। लोगों के अंदर बातचीत चल रही है कि 2-3 बातें चल रही हैं। 7 साल से 8 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 8 साल, अगर इनको तीनों एमसीडीज को एक साथ करना था, इकट्ठा करना था, 8 साल में इन्होंने क्यों नहीं किया? चुनाव की तारीखें ऐलान करने के 1 घंटा पहले
इनको अचानक याद आई कि अब हमें तीनों एमसीडी को इकट्ठा करना है, इसलिए चुनाव टाल दिए जाएं। तो लोग कह रहे हैं कि एमसीडी को इकट्ठा करना, एक करना तो बहाना है, मकसद चुनाव टालने का था। क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि दिल्ली में अब अगर चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी की ज़बरदस्त लहर है, बीजेपी उस लहर में बह जाएगी और बीजेपी हार जाएगी, इसलिए चुनाव टालने के मंशा से ये किया गया। दूसरा, ये भी लोग कह रहे हैं कि चुनावों का तीनों नगर निगम एक साथ करने से क्या लेना देना है। आज 3 नगर निगम है दिल्ली में, 272 वार्ड हैं, कुछ इसमें कुछ इसमें कुछ इसमें। तो तीनों नगर निगम के काउंसलर अपने अलग अलग नगर निगम में बैठते हैं। चुनाव हो जाने दीजिए, अगर तीनों को इकट्ठा भी कर दोगे आप तो वो एक जगह बैठने लग जाएंगे। दोबारा चुनाव कराने की क्या जरूरत है, अभी चुनाव रोकने की क्या जरूरत है, चुनाव टालने की क्या जरूरत है। चुनाव करवाओ, नए काउंसलर आएंगे और नए काउंसलर जो भी आएंगे वो जब तक तीनों नगर निगम है तीनों में बैठ जाएंगे, एक नगर निगम होगा वो एक साथ आके बैठ जाएंगे। तो चुनाव टालने की तो जरूरत ही नहीं थी। लेकिन मकसद तीनों नगर निगम एक साथ करने का नहीं था। अगर करना होता तो 7 साल में कर लेते ये लोग। मकसद था चुनाव टालने का। ये देश के लिए अच्छा नहीं है, दोनों चीज़ें अच्छी नहीं हैं। जो केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिख के चुनाव टालने को कहा वो भी ठीक नहीं है, और चुनाव आयोग केंद्र सरकार के सामने झुक गया और चुनाव टाल दिए, ये भी अच्छा नहीं है जनतंत्र के लिए। मेरी हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से अपील है, प्रधानमंत्री जी, सरकारें आती जाती रहेंगी, कल आप भी नहीं होंगे, कल मैं भी नहीं होऊंगा। हम यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के चुनाव परिणाम सामने आने के बाद कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। सभी 5 राज्यों में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सुनामी ने पंजाब में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। बाकी 4 राज्यों में कांग्रेस तो पहले से ही सत्ता से बाहर थी, लेकिन पंजाब में उसे अपनी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर ऐसी उम्मीद नहीं थी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम कांग्रेस के लिए एक झटके के रूप में आए हैं। कांग्रेस 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी संभावनाओं को पुनर्जीवित करने और आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस से उभरती चुनौती को बदलने के लिए अच्छा प्रदर्शन करने की आस लगा रही थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कांग्रेस उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में सत्तारूढ़ बीजेपी की प्रमुख प्रतिद्वंदी पार्टी थी और चुनावी रूप से अहम उत्तर प्रदेश में पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में चुनावी प्रयास में हवा के रुख को मोड़ने की उम्मीद की जा रही थी। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू सहित कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के हारने से पार्टी को सहेजना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। पंजाब में अपनी सफलता के साथ आम आदमी पार्टी के नेता अपनी पार्टी को राष्ट्रीय तौर पर उभारने और कांग्रेस का रिप्लेसमेंट बताने में जुटे हैं। पार्टी के नेताओं का यह भी मानना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भविष्य में बीजेपी के प्रमुख प्रतिद्वंदी होंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं और इन 5 राज्यों में से 4 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। बीजेपी की सफलता के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के जादू की चर्चा फिर होने लगी। लोग इसे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों से जोड़कर देख रहे हैं और 2024 में भी बीजेपी के आने की बात कही जा रही है, लेकिन राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर इससे सहमत नहीं है। वो इसे लेकर कुछ और ही सोचते हैं। प्रशांत किशोर ने इन नतीजों को देखकर कहा कि भारत के लिए असली लड़ाई 2024 में लड़ी जाएगी और भविष्य का निर्धारण भी तभी होगा। 2024 की लड़ाई किसी राज्य के नतीजों से तय नहीं होगी। साहिब भी ये जानते हैं, इसलिए विपक्ष पर एक निर्णायक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए वो राज्य के परिणामों से माहौल बना रहे हैं। ये काफी चालाकी वाला प्रयास है, लेकिन इस तरह की झूठी बातों में ना तो फंसें और ना इसका हिस्सा बने। आपको बता दें कि राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर को बीजेपी का धुर विरोधी माना जाता है। वो समय समय पर बीजेपी और पीएम मोदी के विरोध में आवाज बुलंद करते रहे। वो जेडीयू में रहते हुए भी बिहार में मंत्री भी रह चुके हैं। इसके बाद उन्होंने टीएमसी भी ज्वाइन की थी, लेकिन कुछ समय बाद ही वो वहां से निकल गए।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद पहली बार बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मायावती ने कहा कि कल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा की उम्मीद के विपरीत जो नतीजे आए हैं उससे घबराकर और निराश होकर पार्टी के लोगों को टूटना नहीं है। उसके सही कारणों को समझकर और सबक सीखकर हमें अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है और आगे चलकर सत्ता में जरूर आना है। मायावती ने आगे कहा कि मुस्लिम समाज बसपा के साथ तो लगा रहा, परंतु इनका पूरा वोट समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। इससे बसपा को भारी नुकसान हुआ। मुस्लिम समाज ने बार बार आजमाई पार्टी बसपा से ज्यादा सपा पर भरोसा करने की बड़ी भारी भूल की। मायावती ने कहा कि बाबा साहेब के अनुयायी कभी हिम्मत नहीं हार सकते। मैं कहना चाहूंगी कि अब बुरा वक्त खत्म होने वाला है। हम जी जान से प्रयास करें और उसके बाद नतीजा आए तो फिर इससे बुरा क्या हो सकता है। मायावती ने कहा कि मैं बसपा के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों और लोगों को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने जी जान से काम किया। मायावती ने माना कि बसपा का जनाधार गिरा है और यह हमारे लिए चिंता की बात है। मायावती ने कहा कि मेरे अपने समाज के अलावा हिंदू समाज के अन्य जातियों का वोट सपा के गुंडों के डर से बीजेपी को ट्रांसफर हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में शानदार जीत हासिल की है। पिछले 37 सालों में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी मौजूदा सरकार ने रिपीट किया हो। बीजेपी की बड़ी लहर के बावजूद योगी सरकार के 11 मंत्री 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने में विफल रहे। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक 402 सीटों का परिणाम जारी हो चुका है। बीजेपी ने अकेले 255 सीटों पर जीत दर्ज की है। उसकी सहयोगी पार्टी अपना दल सोनेलाल के खाते में 12 सीटें, निषाद पार्टी के हिस्से में 6 सीटें आई हैं। समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें जीती हैं। योगी सरकार के हारने वाले मंत्रियों में सबसे पहला नाम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का है, जिन्हें समाजवादी पार्टी की पल्लवी पटेल ने सिराथू सीट से 7,337 वोटों से हरा दिया। पल्लवी पटेल सपा की सहयोगी अपना दल कमेरावादी की उपाध्यक्ष हैं। शामली जिले की थाना भवन सीट से गन्ना मंत्री सुरेश राणा आरएलडी उम्मीदवार अशरफ अली खान से 10,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। बरेली जिले की बहेरी सीट पर एक अन्य मंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अताउर रहमान ने 3,355 वोटों से हराया। ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह प्रतापगढ़ की पट्टी सीट पर समाजवादी पार्टी के राम सिंह से 22,051 वोटों से हार गए। योगी सरकार के एक और मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय चित्रकूट में समाजवादी पार्टी के अनिल कुमार से 20,876 वोटों से हार गए। मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल बलिया जिले की बैरिया सीट से समाजवादी पार्टी के जयप्रकाश अंचल से 12,951 वोटों से हार गए। शुक्ल पिछली बार बलिया सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन बीजेपी ने इस बार उन्हें मौजूदा विधायक सुरेंद्र सिंह की जगह बैरिया सीट से मैदान में उतारा था। उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी बलिया की फेफना सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार संग्राम सिंह से 19,354 मतों से हार गए। वहीं फतेहपुर की हुसैनगंज सीट पर समाजवादी पार्टी की उषा मौर्य ने मंत्री रणवेंद्र सिंह धुनी को 25,181 मतों से हराया। औरैया जिले की दिव्यापुर सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रदीप कुमार यादव ने लखन सिंह राजपूत को 473 मतों से हराया। सिद्धार्थनगर जिले की इटवा सीट पर राज्य के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी को सपा उम्मीदवार माता प्रसाद पांडे ने 1,662 मतों से हराया। गाजीपुर सीट पर एक अन्य मंत्री संगीता बलवंत को सपा के जय किशन ने 1,692 मतों से हरा दिया है। गोवा में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। गोवा में बीजेपी को 20 सीटें मिली, वहीं कांग्रेस को 11 सीटें, आम आदमी पार्टी को 2 और एमजी को 2 सीटें मिली हैं। और बीजेपी ने निर्दलीय और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के समर्थन में सरकार बनाने का दावा किया है। हालांकि अभी इस बात पर संशय बना हुआ है कि प्रमोद सावंत फिर सीएम बनेंगे या बीजेपी किसी नए चेहरे पर दांव खेलेगी। इससे पहले बीजेपी के गोवा चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शुक्रवार को विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक के बाद सरकार बनाने का दावा पेश करने पर फैसला किया जाएगा। हालांकि राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है।
दरअसल पार्टी के एक धड़े का यह मानना है कि मुख्यमंत्री पर फैसला विधायक दल की बैठक में लिया जाएगा। उधर बीजेपी नेता विश्वजीत राणे ने कहा कि गोवा के लिए लोगों ने जनता के लिए काम करने वाली पार्टी को वोट दिया है। लोगों ने भ्रष्टाचार करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाया। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या प्रमोद सावंत फिर सीएम बनेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि यह काफी संवेदनशील सवाल है, मुझे नहीं पता कि पार्टी नेतृत्व इस पर फैसला क्या लेगा। माना जा रहा है कि गोवा में बीजेपी को मिली जीत के बाद सीएम प्रमोद सावंत का कद बढ़ गया है। प्रमोद सावंत ने तीसरी बार सांकली सीट से जीत हासिल की। प्रमोद सावंत 2019 में मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद सीएम बने थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनके नेतृत्व में 20 सीटें हासिल की हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें फिर से सीएम बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास में पहली बार बहुमत के साथ मणिपुर में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। इस टारगेट को हासिल करने में शांति सुलह की राजनीति, सत्ता संसाधनों की राजनीति और टारगेटेड स्टेट स्कीम ने काफी मदद की। मणिपुर में बीजेपी ने 60 सीटों में 32 सीटों पर जीत दर्ज की। विपक्षी दल कांग्रेस अपना अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 5 सीटों पर सिमट गई, जबकि 2017 में वो सबसे बड़ी पार्टी थी। हालांकि 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके ओ इबोबे सिंह ने थोबल सीट से जीत हासिल की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने 6 और नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी ने 7 सीटें हासिल की हैं। नगा पीपल्स फ्रंट को 5 सीटें मिली हैं। जेडीयू को पिछले चुनाव में जीत नहीं मिली थी। 2 सीटों पर कुकी पीपल्स अलायंस को जीत मिली है। 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। रूस और यूक्रेन के बीच गुरुवार को 16वें दिन भी युद्ध जारी रहा। गुरुवार देर रात को रूस की सेना ने मारियुपोल शहर में एक और हवाई हमला किया। उधर खार्किव के मेयर ने दावा किया कि रूस ने शहर में 400 से अधिक घरों को तहस नहस कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने रूस पर मारियुपोल शहर में ह्यूमन कॉरिडोर पर हमले का आरोप लगाया। वहीं जेलेंस्की ने कहा कि रूस को यह आरोप मुझे चिंता में डाल देता है कि यूक्रेन रासायनिक हमलों की योजना बना रहा है। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि अगर रूस ऐसा कुछ करता है तो उसे सबसे गंभीर प्रतिबंधों से गुजरना होगा। वहीं मारियुपोल के मेयर वादिम बायचेंको के अनुसार रूसी आक्रमणकारियों ने मारियुपोल, डोनेट्स्क ओब्लास्ट में आवासीय क्षेत्रों पर तोपखाने और रॉकेट सिस्टम से गोलीबारी की है। उन्होंने शहरों से नागरिकों की निकासी को भी रोका। यूक्रेन के शिक्षा और विज्ञान मंत्री सेरही शकरलेड ने कहा कि युद्ध की शुरुआत के बाद से रूसी सेना 200 से 80 अधिक स्कूलों पर गोलीबारी कर उन संस्थानों को नष्ट कर चुकी है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की कोशिश और तेज कर दी। ताजा जानकारी के मुताबिक 60 किलोमीटर लंबा जो रूसी सैन्य काफिला था वो अब कीव के और नजदीक पहुंच चुका है। उस सैन्य काफिले के सैनिक इधर उधर फैल गए हैं और फिर से तैनात हो गए थे। ये काफिला कई दिक्कतों की वजह से कई दिनों से थमा हुआ था। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन में रूसी संपत्ति की जब्ती की अनुमति देने वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिया। ये यूक्रेन को बिना किसी मुआवजे के रूसी संघ या उसके निवासियों की संपत्ति को जब्त करने की अनुमति देता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।